हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो इन्होंने बुक पब्लिश करी है, जिसमें इनका क्लेम है कि इन्होंने 48 यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको इन्होंने इस बुक में समराइज़ करके क्वेश्चंस और आंसर के फॉर्मेट में हमको प्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो इसको हम करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। और सबसे पहले देखिए, अनुक्रमणिका दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है। इसमें टॉपिक नंबर 1 है भारतीय इतिहास, और इसमें भी पूरे टॉपिक्स दे रखे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने पीईटी का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। आप उसको और इसको कंपेयर करोगे तो जो पीईटी का सिलेबस है एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे टॉपिक नंबर 1 है, वहाँ भी भारतीय इतिहास था, यहाँ भी भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास टॉपिक नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क्स का आएगा, भूगोल 5 मार्क्स का आएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स की आएगी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी 5 मार्क्स का आएगा। फिर है सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स का आएगा। प्रारंभिक अंकगणित ये भी 5 मार्क्स का आएगा। 8वां टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी 5 मार्क्स का आएगा। सामान्य अंग्रेजी भी 5 मार्क्स का आएगा। और ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये भी 5 मार्क्स का आएगा इस पेपर में। फिर है करंट अफेयर्स, अब ये 10 मार्क्स का आएगा। सामान्य जागरूकता मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स के आएंगे। फिर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 पैसेज दे रखे होते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी 2 होंगे, उनका 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स का ये भी है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे भी हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1 जो था हमारा भारतीय इतिहास, उसका पहला टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज की है SR राव ने। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। और अहमदाबाद ज़िले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज SR राव ने वर्ष 1955 से 62 के बीच में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 विभागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी यूपीएससी में भी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था धौलावीरा पे। ठीक है, अभी रिसर्च हुई थी, कुछ नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला पूछ रहा है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये फैक्ट गलत है। कुछ पॉइंट नंबर सी है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करता है। तो पश्चिम बंगाल में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने दिए वहाँ तो हमें एविडेंस मिलते हैं। और डी पॉइंट था, सिंधी लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो बड़े पैमाने पे वाली चीज़ मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 क्या था? ए, सिंधु घाटी लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे पूछी गई है, लिखी है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे हिंडन कहते थे क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, ये तो हमारा लोसेंट वगैरह में भी जिसने भी पढ़ा होगा वहाँ भी आपको सब पढ़ने को मिल जाता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज
राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, ये याद करने वाला फैक्ट है कि किसने खोज करी थी और कब करी थी। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आए हैं तो यूपी ट्रिपल एस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज किसने करी है? राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो यह हमको सुरकोटदा में मिले। ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। सुप्तकोटड़ा, लोथल एवं कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो इसमें जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है। ठीक है, उपवेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और शिल्प वेद या उसी को स्थापत्य वेद भी कहा जाता है, और शस्त्र शास्त्र वेद, इसको धनुर्वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है, और शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये उपवेद है, इनकी हो सकता है कभी फ्यूचर में मैचिंग भी आ जाए यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी में, तो हमें याद करके रखना है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से, और शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इनको वर्षा व चक्रवात का देवता कहा जाता है। यदि आपने कृष्णा या कोई भी टीवी सीरियल देखा हो जो टीवी में आते हैं तो वहाँ पे पता ही चल जाता है कि जब भी मतलब कि वर्षा करानी होती है तो लोग इंद्र की पूजा करते हैं। ऐसा देखा हमने सीरियल्स वगैरह में, तो उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है। ये पर्यायवाची में भी क्वेश्चन आता है हमारा, है ना। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? पुरंदर है, तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। इसमें तुलसी एडेड नहीं होता है। ठीक है, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। ठीक है, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमको महाजनी प्रथा के बारे में उल्लेख मिला है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सुरखोद को कुशी दिन कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुल्क यजुर्वेद के रचयिता वाजसनी के पुत्र, क्या नाम इनका? याज्ञवल्क्य के माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के गद्य प्रकरण का क्या कहा? गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को बोला जाता है ब्राह्मण। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ हैं। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप ये तो सबको पता है, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है। इसके बारे में और दिया गया है इन्फॉर्मेशन। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद कौन है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट सब लाइन जितनी भी है सब इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आगे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऋग्वेद में कितने मंडल, तो मैं याद होना चाहिए 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सूर्य के लिए होता है बेसिकली। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्र देवता या सूर्य देव को समर्पित है। ध्यातव्य है कि सावित्र की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो यह तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में पूछा जा चुका है पीसीएस में, विश्वामित्र के द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र को किसने रचना करी है? विश्वामित्र ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम जी की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण जी की, और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? इसको 18 दिन लड़ा गया था। ठीक है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं। ठीक है, पीईटी में बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजरा नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है वो निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में दिया गया है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 2, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बोध गया क्यों फेमस है? क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम को हम बुद्ध बोलने लगे। ठीक है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो अब ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। हुमायूं का मकबरा तो कोई मतलब ही नहीं है, महाबोधि मंदिर समूह, एक बार को ये आंसर सही है। कुतुब मीनार और लाल किला परिसर, ये तो देखो ए, सी और डी बिल्कुल बकवास है, कोई सेंस ही नहीं है। इसका आंसर बी हो सकता है। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह, इसके बारे में दे रखा है। गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ का वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ ना होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है, इसलिए इतने ऑड अजीबोगरीब ऑप्शन है, तो महाबोधि वाला इसमें चूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका जो आंसर है वो ये है कि सारनाथ से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट किया था, अपना पहला जो दिया था सरमन इन्होंने। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी बोलते हैं, में 883 ईस्वी पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर। ठीक है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है पॉइंट। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने आप सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। ठीक है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? अधिधम्म पिटक ये तो है, सुक्त पिटक ये भी है, उपसाका पिटक ये नहीं है, विनय पिटक ये भी है। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है कौन कौन है त्रिपिटक में? सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक। ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा ये किस भाषा में है? पाली भाषा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 12। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद, एक क्वेश्चन आता है, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है। जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया था। वे माध्यमिक दर्शन के मुख्य आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो यह वाराणसी है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी प्रांत की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उसका नाम था जीवक। ठीक है। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अज्ञात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अब है टॉपिक जैन धर्म, महावीर, जीवन एवं शिक्षाएं। पहले जैन तीर्थंकर कौन है? पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है। ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 2। 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर, ऊपर हमने देखा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म में 3 रत्न, जिसको त्रिरत्न बोला जाता है, दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे कौन कौन से हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास, जिसको बोला जाता है सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करने को ही सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म में कैवल्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ भी मिल जाए उसे और चाहिए। तो इच्छाओं मतलब जैन धर्म कहता है कि जो कैवल्य है वो क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना।
जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपर्युक्त विकल्पों में कैवल्य का साम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य वंश सम्राट अशोक। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो वह ग्रीस का था। ठीक है। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेकुलस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी हमने ऊपर देखा मेगस्थनीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो इसको संस्कृत में लिखा था। अब इस लाइन क्वेश्चन में भी एक पॉइंट लिखा है, हमें याद करना है। जो मुद्रा राक्षक बुक है, इसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। आगे हो सकता है फ्यूचर में यही पूछ लिया जाए। ठीक है। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। ठीक है। जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से हमें क्या मिलता है? इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। ठीक है। नाटक में चंद्रगुप्त को व्रसल तथा कुलहीन कहा गया है और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये सबको रटा होगा। 13वें शिलालेख में कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। ठीक है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामो61 के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसाली। ठीक है। यहाँ तोसली लिखा है, कुछ बुक्स में तोसाली भी लिखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसली, ओडिशा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कामरूप नहीं था। कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक ये तब थे, लेकिन कामरूप नहीं था। उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है। यहाँ पर यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों डावाक और समतटा के साथ वर्णित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो शाहबाजगढ़ी वाला जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। उसको पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाओं मतलब शासनादेश हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ी शिलालेख कौन है? 13वां। ठीक है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। ठीक है। मौर्य कला मैंने मौर्य काल बोल दिया। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। ठीक है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ एक स्तंभ पर था। ठीक है।
सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ठीक है, पुराने ज़माने में सब कृषि ही था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख स्रोत था। यह उत्पादन का 1/6 मतलब 1/6 भाग हमको कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। फिर है देव नाम प्रिय, नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। ठीक है, देव नाम प्रिय। मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतूर, ओडे गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की गई है। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। ठीक है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराह मिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटक पर, क्षपड़क, शंकु, वर रुचि और वेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? सबको पता है, कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कवि कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त इन्होंने विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्त। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थीं। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थीं। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा ठीक है, देखिए चाणक्य, विंशुगुप्त और कौटिल्य सब एक ही पर्सन के नाम है, लेकिन जो समुद्रगुप्त है वो तो अलग ही पर्सनैलिटी है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य व कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। ठीक है, हर्ष के 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में किया। हर्ष ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में किया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 5 इंडीज़ बोला जाता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में किया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। ठीक है, कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब बात करते हैं राजपूत काल की। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है? तो तमिल साहित्य को हम संगम साहित्य के बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य जो राजाओं थे, ठीक है, पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में है। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की। नई राजधानी के समीप ही उन्होंने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छादनम बोला जाता था। ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलानवगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को साला भोगा कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का पहला शासक गोपाल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पाल वंश का शासक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था या स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। 7वां क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अनंगपाल था। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखा है। प्राचीन भारत विभेद। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है जिसके रचयिता चरक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? जो तक्षशिला शहर था वो सिंधु और झेलम के बीच में था। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षणिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है शायद, इसका सीधा हम वो पढ़ लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने हराकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था वो, जो शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र ने करी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई है, 1707 में हुई है। ठीक है, 622 AD में हुआ है मुस्लिम युग की शुरुआत। 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई है और कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 AD में हुई है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD में, शक संवत की शुरुआत 78 AD में और कलिंग युद्ध
BC 261 में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? सबको पता है औरंगाबाद में, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? ये पर्सन दे रखे हैं, कह लीजिए टूरिस्ट हैं बाहर एंशियंट टाइम के। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया है फाहियान 402 में, फिर इसके बाद आया ह्वेन सांग 606 में, और फिर आया टॉमस रो, ये तो जहांगीर के टाइम में आया है 1615 में, ठीक है। वही जो मैंने बताया वही दिया रखा है इसमें। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है, ठीक है। इस तरह से हमारा एंशियंट इंडिया वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल इंडिया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।